Hello students, today we are going to discuss in-text 10.6 to 10.8. Okay, let's start with in-text number 10.6. Arrange each set of compounds in order of increasing boiling points. First, bromomethane, bromoform, chloromethane and dibromomethane. Second is 1-chloropropane, isopropyl chloride and 1-chloroputane. सही है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो हमें दो सेट दिए गए हैं। पहले सेट में 4 कंपाउंड है, दूसरे सेट में 3 कंपाउंड है। हमें उन्हें उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सही है, हमारे कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है उस पे वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे, राइट, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सही है, क्योंकि जब भी हम हैलोजन कंपाउंड अल्काइल हैलाइड फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन ऐड करते हैं। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ 1 है और हैलोजन का उससे कहीं ज्यादा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे मास भी इंक्रीज होगा। मतलब इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हैलोजन सारे कंपाउंड में सेम है तो हमें ये देखना है कि हमारा जो हैलोजन है वो कौन सा है, क्योंकि हैलोजन का मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा और उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर हमारे कंपाउंड में आयोडीन है तो उस आयोडाइड वाले कंपाउंड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद ब्रोमीन वाले, फिर क्लोरीन और फिर आता है फ्लोराइड। फिर वो डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज क्या है। मतलब अगर हम कभी आइसोमर्स की बात करें तो आइसोमर्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है। अब आ जाते हैं हमारे पहले सेट पर। पहले सेट में क्या दिया गया है, हमारे पास है ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मतलब क्या हो जाएगा हमारा CH3Br। अगर आप पहले उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम से उसकी फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको सही रहेगा, ताकि आप आसानी से उसे डिटेक्ट कर सको कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जो हमारा हैलोजन है वो कौन सा है, ब्रांचिंग है या नहीं। सही है, तो फिर आप उसे आसानी से ये सब डिटेक्ट करने के बाद इसके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो पहला है हमारा ब्रोमोमीथेन, हो गया CH3Br। दूसरा है ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3, क्लोरोमीथेन CH3Cl और डाइब्रोमोमीथेन हो जाएगा CH2Br2। यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी हमें कंपाउंड दिए गए हैं उस सब में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक एक ही है। मतलब हमारा जो पहला था पॉइंट कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वो यहाँ पे हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। फिर दूसरा है हमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन 3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो हमारा ब्रोमो फॉर्म है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद होगा हमारे डाइब्रोमोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी 1 है और जो हैलोजन है वो भी 1 है। यहाँ पे भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी 1 है और हैलोजन भी 1 है। तो हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो हैलोजन है वो कौन सा है। तो यहाँ पे Br है और क्लोरीन है। हमें पता है कि Br का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास क्लोरीन से ज्यादा होता है। तो जो ब्रोमोमीथेन है उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सही है। तो अगर हमें इन सारे कंपाउंड को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम होगा क्लोरोमीथेन का क्योंकि उसका मास सबसे कम है। फिर आएगा ब्रोमोमीथेन, उसके बाद आएगा डाइब्रोमोमीथेन और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रोमोफॉर्म का क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ हैलोजन 3 है। सही है, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की।
वो क्या दिया गया है, वो है हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH2Cl। दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH CH3 और सेकंड नंबर के कार्बन पे आ गया एक Cl ग्रुप। दूसरा है 1 क्लोरोप्यूटेन यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2Cl। जैसे कि हमने बात की, जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 है, दूसरे कंपाउंड में भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन जो 1 क्लोरोब्यूटेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। यानी कि ये तय हो गया कि हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन का होगा। अब बात रह जाती है 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उन दोनों में क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब होता है नंबर ऑफ हैलोजन, वो भी सेम है। नंबर ऑफ कार्बन के बाद हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ हैलोजन, वो भी तो सेम है, 1 है। फिर देखना है मास ऑफ हैलोजन, मतलब कौन सा है हमारे कंपाउंड में हैलोजन। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, क्लोरीन क्लोरीन है। मतलब पहले जो 3 पॉइंट थे वो सारे इसमें क्या आ गए, सेम आ गए। उसके बाद क्या देखना होता है हमें, तो उसके बाद हमें देखना है कि उस जो मॉलिक्यूल है उसकी साइज कैसी है, मतलब कि उसमें ब्रांचिंग है या नहीं। अगर ब्रांचिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ब्रांचिंग नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन है उसमें एक भी ब्रांच नहीं है, जबकि हमारा जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है उसमें 1 ब्रांच है। मतलब जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसके बाद आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और उसके बाद आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। ओके, अब बात करते हैं इंटेक्स 10.7। Which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. सही है, हमें क्या है, 3 पैर दी गई है, पहली पैर है, दूसरी पैर है और तीसरी पैर है। हमें हर एक पैर के लिए डिसाइड करना है कि दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। सही है, उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन क्या है और कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। तो SN2 रिएक्शन क्या है, तो हमारी ये रिएक्शन है बायमोलेक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, कि उसमें जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारी रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होती है। एक कंपाउंड उसमें से क्या होता है, रिमूव होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होता जाता है। सही है, उसमें क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उस पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सही है, एक साइड से अटैक होगा तो एक बॉन्ड ज्वाइन होता जाएगा और एक बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा और हमें कंपाउंड मिल जाएगा। सही है, तो इसमें क्या है, एक ही स्टेप में होता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है तब हमारा रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस पे। सही है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है उसे यहाँ आने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसे वहां तक जाने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका मतलब है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। सही है, अगर हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई हैलोजन कंपाउंड है, हमने ले लिया है सपोज के क्लोरोमीथेन ले लिया है। सही है, और दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। सही है, हम ये दोनों कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी किसी एक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना होगा तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी एटॉमिक साइज क्या है, बहुत कम है। तो क्या होगा, ये OH ग्रुप यहाँ पे आसानी से कार्बन पे अटैक कर सकता है। सही है, जबकि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे CH3 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 ग्रुप है।
मतलब CH3 ग्रुप को हम कैसा मानते हैं, तो CH3 ग्रुप को हम बल्की ग्रुप कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके पास एक कार्बन और साथ में 3 हाइड्रोजन है। मतलब उसे स्पेस में ज्यादा जगह चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर उसे खुद इतनी ज्यादा जगह चाहिए तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने वाला है उसके पास उतनी जगह नहीं बचेगी कि वो आसानी से आके वहां पे अटैच हो सके। सही है। तो इसे क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उतना ही इसे यहाँ आके अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। सही है। तो जितना उसे प्रॉब्लम होगी उतना वो रिएक्शन स्लो करेगा। सही है। और अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मिथाइल क्लोरोमीथेन था वो कैसा है, प्राइमरी है। उसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब वो प्राइमरी है। ये दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब टर्सरी है। तो प्राइमरी में SN2 रिएक्शन होने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितनी टर्सरी में हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने कंपाउंड को देख लीजिए कि हमारा जो कंपाउंड है वो कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कौन सा कंपाउंड रिएक्शन फास्ट देगा। सही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड की। हमारा कंपाउंड है पहला 1 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे जिसके साथ हमारा ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ ही अटैच है, तो ये कंपाउंड हमारा प्राइमरी कार्बन वाला हो गया। सही है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये कंपाउंड हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। जैसे कि हमने बात की प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतनी वो रिएक्शन कैसा देगा, स्लो देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 bromobutane is secondary alkyl halide whereas a 1 bromobutane is a primary alkyl halide. So nucleophile get more steric hindrance in secondary butane. सही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे उसे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस से ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस है कि जो हमारा 1 ब्रोमोब्यूटेन हो वो रिएक्शन कैसा देगा, फास्टर देगा। सही है। क्योंकि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम उतनी SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की। यहाँ पे है 2 ब्रोमोब्यूटेन और दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है। यहाँ पे जिस कार्बन के साथ हमारा Br अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंपाउंड अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे Br जिसके साथ अटैच है वो कार्बन दूसरे 1, 2 और 3 के साथ अटैच है, मतलब ये हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया। और जैसे कि हमने बात की सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा हमें, और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उतनी वो SN2 रिएक्शन स्लो देगा। मतलब अगर हम 2 ब्रोमोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन की बात करें तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है वो फास्ट रिएक्शन देगा। सही है। क्योंकि उसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कैसा होगा, लेस होगा, और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस लेस उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं तीसरी पेयर की। वो क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और दूसरा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही। यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी। हमने तो बात की कि प्राइमरी सबसे फास्ट देता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। यहाँ पे तो क्या हो गया, हमारे दोनों कंपाउंड कौन से है, प्राइमरी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा Br है उसका नेक्स्ट कार्बन से ये उस कंपाउंड में जो CH3 सब्स्टिट्यूशन है वो Br से काफी दूर है, क्योंकि हमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है वो किस कार्बन पे करवाना है, जिसके साथ Br अटैच हो।
तो उस कार्बन से जो सब्स्टिट्यूशन है वो काफी दूर है, मतलब जो ब्रांचिंग है, जो बल्की ग्रुप है वो दूर है, और यहाँ पे जो है वो बल्की ग्रुप क्या है, नजदीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दूर है। अगर सब्स्टिट्यूशन दूर है मतलब इस कार्बन पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस लेस उतनी रिएक्शन स्पीड से देगा। मतलब 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन gives a faster SN2 reaction as compared to 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो जिस कार्बन पे अटैक होने वाला है उससे काफी दूर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और इजीली हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं इंडेक्स 10.8। In the following pairs of halogen compound, which compound undergoes faster SN1 reaction? आगे के क्वेश्चन में हमने SN2 की बात की, उससे बिल्कुल अपोजिट करेंगे हम SN1 के लिए। कैसे, क्या वो हम देखते हैं। हमें 2 पेयर दी गई है, उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा कंपाउंड फास्ट रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा। अगर SN2 का ऑर्डर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखा तो यहाँ पे जो ऑर्डर है SN1 रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और फिर प्राइमरी। और ये ऑर्डर क्यों है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप में होती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड दूर हो जाएगा और हमें एक कार्बोकैटायन फॉर्म करके देगा। और वो कार्बोकैटायन के ऊपर फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सही है, मतलब अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो वो टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्म करके देगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी और प्राइमरी है तो प्राइमरी। हमें देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और जो भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देखा। पहले की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, यहाँ पे आप इसे सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहला वाला कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन और तीसरा वाला कार्बन। दूसरे वाले कार्बन पे एक क्लोरीन हो गया और एक CH3 ग्रुप, तो हमारा कंपाउंड हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर हमारा Cl अटैच है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब वो हो गया हमारा टर्सरी कंपाउंड। सही है, अब बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की। तो ये हमारा पहला नंबर का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, मतलब 5 कार्बन है, उसमें थर्ड पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरोपेंटेन हो गया। यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। अभी अभी हमने बात की कि जैसे जैसे टर्सरी होगा वो फास्टर देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यहाँ पे पूरे नाम ना लिखने की वजह से मैंने पहले कंपाउंड को A नाम दे दिया और दूसरे को B। तो अल्काइल हैलाइड A इज टर्सरी while B is secondary. Therefore, A forms a stable carbocation and gives faster SN1 reaction than B. सही है कि यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से अगर क्लोरीन रिमूव होगा और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है तो वो कौन सा होगा, टर्सरी। मतलब जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो भी कौन सा है, टर्सरी। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। तो हमें पता है टर्सरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन फास्टर देगा एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। सही है, यहाँ पे अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हमारा क्या है, 2 क्लोरोहेप्टेन, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो ये हो गया हेप्टेन और दूसरे पे है क्लोरीन, तो 2 क्लोरोहेप्टेन। यहाँ पे पहले पे क्लोरीन है और फिर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हो जाएगा 1 क्लोरोहेक्सेन। यहाँ पे जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया हमारा कंपाउंड और ये हो जाएगा प्राइमरी कंपाउंड।
और अगर ये सेकेंडरी है तो जब क्लोरीन को ये रिमूव करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, तो ये भी कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये होगा प्राइमरी। और हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, सो A will undergoes the faster SN1 reaction than B. Hope you understand. If any query about this question, you can comment. Okay? And wait for my next video.